देखेंगे रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले बात हम जो दोनों बड़ी म्यूचुअल इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज कर जाते हैं वो इस समझते हैं कि रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन बोथ आर द सेम, नहीं, बट द प्रेसिपिटेशन इज अ लार्ज एज अ लार्जर स्कोप व्हाइल द रेनफॉल इज अ पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन। सो द प्रेसिपिटेशन इज द मैकेनिज्म, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें प्रेसिपिटेशन की, प्रेसिपिटेशन is a mechanism which deals with the coming of atmospheric water on the surface of Earth either in the form of water droplets, ice crystals, or drizzling. Due to the gravitational pull of Earth, is called precipitation. So the precipitation is a mechanism, okay, is the mechanism which deals with the coming of atmospheric water on the surface of Earth, either in the form of water droplets, ice crystals, or drizzling due to the gravitational pull of Earth is called precipitation. Then while we talk about the rainfall, so the rainfall is just about the water droplets. बाकी सेम डेफिनेशन रखेंगे, लेकिन जब हम रेनफॉल की बात करेंगे तो हम सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेसिपिटेशन के अंदर वो वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है, वो हमारे पास स्नो भी हो सकती है, वो स्लीट भी हो सकती है, ठीक है, वो हेज भी हो सकता है, वो हेल भी हो सकता है, वो रेनफॉल भी हो सकती है, वो ड्रिजलिंग भी हो सकती है। सो द प्रेसिपिटेशन has a wider scope while the rainfall has a narrow scope, okay. So this is basically the what is actually the difference between rainfall and precipitation. Now we will move to the what are the major controlling factors of the rainfall. So अगर रेनफॉल की डेफिनेशन है तो आपने सेम ये डेफिनेशन लिखनी है, और इसके अंदर से फिर आपने वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करनी है, फिर आपने आइस क्रिस्टल्स की और वो बाकी चीज़ों की बात नहीं करनी, सिर्फ हम सिर्फ वाटर के ड्रॉपलेट्स की बात करेंगे। अगर बात प्रेसिपिटेशन की पूछे तो फिर आपने ये सब बतानी है। फैक्टर्स कौन से हैं या प्रीरेक्विजिट फैक्टर्स? पहला फैक्टर ह्यूमिडिटी होती है हवा में, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तीसरा फैक्टर स्लोप या टोपोग्राफी, चौथा फैक्टर फिजियोग्राफी या वेजिटेशन, या वेजिटेशन कवर, और पांचवा फैक्टर हमारे पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। तो ये बेसिकली प्रीरेक्विजिट है बारिश होने के लिए। पहली बात ये कि हवा में नमी होना जरूरी है, हवा चल रही हो लेकिन हवा के अंदर नमी ना हो तो वो हवा जो खुश्क हवा है वो बारिश नहीं बरसाएगी, हवा में नमी होना जरूरी है। टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, अगर हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होगा तो वो जो वेपर्स है वो कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और उससे आपके पास क्लाउड्स बनेंगे, अंदर बारिश होगी। तो इसके बाद हमारे पास टोपोग्राफी का स्लोप है, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास हवा में नमी भी है और हवा ह्यूमिड भी है और उसके रास्ते में आने वाला जो पहाड़ जो है अगर तो वो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में है तो देन
gravity will cause rainfall, अगर वो इसके पैरेलल डायरेक्शन में है कि इस तरह से हमारे पास पहाड़ भी है और इस तरह से हवा भी चल रही है, मतलब कि ऐसे हवा चल रही है, तो फिर बारिश नहीं होगी, नो रेनफॉल, हाई रेनफॉल। एग्जांपल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हवाएं जो है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से एंटर होती हैं, अफगानिस्तान से होती है पाकिस्तान में, लेकिन वो अफगानिस्तान में बारिश नहीं बरसाती। इसलिए नहीं बरसाती क्योंकि अफगानिस्तान में जो हिंदू कश्मीर रेंज है उसके वो आवाज जो हवाएं हैं वो पैरेलल है, लेकिन जब पाकिस्तान में एंटर होती है तो पाकिस्तान के जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना, उनके वो परपेंडिकुलर होती है, दैट्स व्हाई कॉज रेनफॉल। वेजिटेशन का वाला या जियोग्राफी या लैंड यूज चेंजेस, ये पढ़ा करो, इसके अलावा एक छठा भी कर ले, लैंड यूज चेंजेस। अगर हवा चल रही है, हवा के अंदर नमी है, जब आप वो किसी एक ऐसी वेजिटेशन ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पर हाई ज्यादा वेजिटेशन होगी, तो हाई वेजिटेशन की वजह से क्या होगा कि उसका जो एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर है वो कम होगा उस एरिया का, और उसकी वजह से विल कॉज रेनफॉल। उसके बाद ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो बेसिकली बारिश के पानी को अपनी तरफ खींचती है, इसकी वजह से रेनफॉल होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे पास पता है कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर बारिश होती है, अगर वो ग्रेविटी की वजह से और देन आपका लैंड यूज चेंजेस है, तो ये हमारे पास चेंज मेजर फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो कि आपके पास मेजर कंट्रोल करते हैं आपके पास रेनफॉल को, ठीक है, या प्रेसिपिटेशन को। उसके बाद हम चलते हैं मैकेनिज्म्स क्या है। मैकेनिज्म्स क्या है? पहला मैकेनिज्म है कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सूरज चमक रहा है, यहाँ से जो सूरज की शुआएं जो है वो पानी में, ये वाटर बॉडी है, इसके बाद क्या होगा कि आपके पास इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ से जो वाटर वेपर जो है वो एवेपोरेट होकर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये एवेपोरेशन होगी। अब हवा में मौजूद जो एरोसोल्स मौजूद है, वो एरोसोल जो है उनके इर्द गिर्द जाकर ये वाटर के वेपर्स चिपक जाएंगे, ठीक है ना, और वो जो हमारे पास एरोसोल जो है वो एक न्यूक्लियर मैग्नेट के तौर पे काम करेंगे और उसमें से यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, ये क्लाउड्स बने, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे कंडेंसेशन का। आफ्टर दैट जब इसका एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर कम होगा उसके बाद ये क्लाउड्स में से बारिश दोबारा से गिरना शुरू कर देगी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। दिस इज रेनफॉल। सो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। जब टेंपरेचर बढ़ेगा सूरज की शुआएं जो है वो सब सब वाटर के ऊपर जाएगी, उसको एवापोरेशन में कन्वर्ट करेगी, वो एवापोरेशन ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में जाके वो क्लाउड कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, उसके बाद वो रेनफॉल पास करेगा, तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है। इक्वेटर के ऊपर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ठीक है ना, और इसकी वजह से मतलब इक्वेटर के ऊपर हर रोज बारिश होती है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। पहली टाइप ये थी। सेकंड टाइप ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। होता क्या है, ओरो बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब माउंटेन होता है। यहाँ से ऐसे हमारे पास माउंटेन है, इधर से हवा जा रही है, ये हवा जाकर माउंटेन की स्लोप से टकराएगी, माउंटेन के इस एरिया को हम स्लोप कहते हैं, इस एरिया को हम फुट ऑफ द माउंटेन कहते हैं, इस एरिया को हम पीक ऑफ द माउंटेन कहते हैं।
हवा इस स्लोप से टकराने के बाद अपवर्ड मूव करती है, अपलिफ्ट होती है, अपलिफ्ट होकर यहाँ पे क्लाउड्स बनाती है। और हमें पता है कि हवा जब वर्टिकली अपलिफ्ट करेगी तो इसका टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री पर चौरस मीटर के हिसाब से हमें पता है वो कम होता है। जैसे ऊपर की तरफ जाएगी तो हवा ठंडी हो जाएगी, ठंड होने के बाद यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे और जहाँ पर बारिश बरसाएगी। इसलिए बिकॉज ऑफ इसकी वजह से, क्योंकि हवा जो है वो हमारे पास इस माउंटेन की को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकी, उसने इसको टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज कर लिया था। रास्ता चेंज करके वो हमारे पास स्लोप के साथ अपवर्ड चली गई। जब पीक पर पहुंची तो फिर हवा ठंडी हो गई, उसने वहां पर इधर बारिश बरसा दी। इस वाली साइड को कहते हैं विंडवर्ड साइड, यहाँ से हवा अपवर्ड मूव करती है, उसको कहते हैं विंडवर्ड साइड। और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पे ये हवा जब ऊपर जाके बारिश बरसा के इधर हल्की होकर हवा दोबारा फिर नीचे की तरफ आ जाती है, ऐसे मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इस स्लोप को हम कहते हैं लीवर्ड साइड। और ये हमारे पास रेन शैडो जोन है, यहाँ पर बारिश नहीं होती, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बारिश होती है। इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिक रेनफॉल। हवा आ रही होती है, हवा में मॉइस्चर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, आगे से स्लोप आई है माउंटेन की, उसको साथ करने के बाद हवा अपलिफ्ट कर गई है, अपलिफ्ट करने के बाद हवा ठंडी हो गई, हमारे बारिश का सबब बनी है और इस वजह से रेनफॉल हुई है। तो इस बात और ग्राफिक रेनफॉल। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होती है बिकॉज ऑफ द फ्रंट्स फॉर्मेशन। दो तरह के एयर मैसेज होते हैं, एक वार्म एयर मैस और कोल्ड एयर मैस। जब कभी कोल्ड एयर मैस और वार्म एयर मैस आपस में टकराएं तो ये आपस में मिक्स अप नहीं होते। एयर मैस होता है लार्ज पार्सल ऑफ एयर व्हिच इज इन द बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो वो एयर मैस जो हवा के बड़े-बड़े फैमिलीज या हवा के बड़े-बड़े तोते से बने होते हैं वो फिर स्टेशनरी वो आपस में मूव कर रहे होते हैं। मूव करते करते कभी गर्म हवा ठंडी हवा के करीब जाती है, तो जब ठंडी हवा गर्म हवा के करीब जाती है तो वो आपस में मिक्स अप नहीं होती, बल्कि उनके दरमियान एक फ्रंट होता है, एक बाउंड्री होती है, वो जोन होता है जो उनको सेपरेट करता है। तो इस जोन के अंदर बारिश होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोल्ड था, ये हमारे पास कोल्ड एयर मैस था और ये हमारे पास वार्म एयर मैस था। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, करीब आने के बाद कोल्ड नीचे बैठ गया, उसने वार्म को अपलिफ्ट कर दिया। अब जैसे जब वार्म अपलिफ्ट किया तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास हवा वर्टिकली अपवर्ड चली गई। जैसे हवा वर्टिकली अपवर्ड मूव किया तो हवा ठंडी हो जाती है। हवा ठंड होने के बाद इसके अंदर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर मास कम हो जाती है एंड यहाँ पे रेनफॉल होती है इस एरिया में। ये फ्रंट बना है, ये फ्रंट है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। उसके बाद लास्ट जो टाइप ऑफ रेनफॉल है वो हमारे पास, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास साइक्लोनिक रेनफॉल है। ये बनती है बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स फॉर्मेशन, ठीक है। साइक्लोन्स की वजह से ऐसा होता है कि हमारे पास सेंटर के अंदर लो प्रेशर बेल्ट बनता है, सराउंडिंग के अंदर हाई प्रेशर होता है, तो हवा जो है वो सेंटर ऐसे मूव करती है, ऐसे आती है, इधर एक बनाएगा, इधर एक बनाएगा, इधर एक बनाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास लो हाई प्रेशर है सराउंडिंग में, यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ पे जो सेंटर यहाँ पर लो प्रेशर है, तो ये हवा इधर से इधर से आकर आपस में टकराएगी। टकराने के बाद ये स्पाइरल फॉर्म में मूव करके ऊपर की तरफ जाएगी। इसको हम आई ऑफ द साइक्लोन कहेंगे, इसको हम वॉल ऑफ द साइक्लोन कहेंगे, और ये इसकी बेसिकली जो है सेंट्रल पॉइंट है, ये सराउंडिंग है हाई प्रेशर। तो जैसे हमारे पास ये जो हवा मूव करेगी और ये साइक्लोन्स बनेगा आपके पास समंदर के अंदर, तो समंदर में मौजूद जो पानी के बुखारात को ये अपने तरफ अब्जॉर्ब करेगी। जैसे वर्टिकली अपवर्ड मूव करके जाएगी तो ऊपर जाके हवा ठंडी जाएगी और देन अगेन इस एरिया में रेनफॉल हो। इस रेनफॉल को हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है।
ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी मैकेनिज्म्स। उसके बाद फॉर्म्स क्या होती हैं, अगर तो वो सवाल दे प्रेसिपिटेशन का तो यू हैव टू टेल द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल होती है, ड्रिजलिंग होती है, उसके बाद स्नो होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास स्नो होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मिस्ट होती है, हेल होती है, हेज होती है, ठीक है ना, स्लीट होती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास इसके अंदर हमारे पास आएगी। फॉग जो है ना, फॉग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, बल्कि फॉग जो है दैट इज द लोएस्ट क्लाउड्स, ठीक है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि फॉग जो है वो प्रेसिपिटेशन की एक फॉर्म है, लेकिन फॉग इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉग बेसिकली दैट इज द टाइप ऑफ द लोएस्ट क्लाउड्स। तो ये हमारे पास इसकी है। फिर उसके बाद आप बनाएंगे वर्ल्ड का मैप, उसके बाद शो कर देंगे कि ये वर्ल्ड के हाई मतलब के ना रेनफॉल जोन्स है, ठीक है ना। और फिर अगर पाकिस्तान के केस भी बनाए तो पाकिस्तान का मैप बना के दिखा सकते हैं इसको कि पाकिस्तान के अंदर किन इलाकों के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास माउंटेन्स है, जो हमारे वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्ट एरियाज है, वहाँ पर ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल होगी, ठीक है। जो हमारे पास सेंट्रल एरियाज है वहाँ पर हमारे पास कन्वेक्शन रेनफॉल होगी, ठीक है ना। और जो हमारे पास वो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर हमारे पास साइक्लोनिक रेनफॉल होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको मतलब कि वो पाकिस्तान के मैप के ऊपर बता सकते हैं। सिग्निफिकेंस रेनफॉल की क्या होती है, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रिचार्जिंग करता है कोई फायर को, वेजिटेशन कवर के हवाले से, स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर के हवाले से एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है। इसी के साथ ही जो बिंदु का टॉपिक है वो हमारे पास हाइड्रोलॉजी का साइकिल है, ठीक है। तो उसको अभी साथ छोटा सा शॉर्ट सा नोट है वो कभी पेपर में आ जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दूसरा नाम इसका वाटर साइकिल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। तीन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। फर्स्ट मैकेनिज्म अब ये है क्या, वाटर साइकिल इज बेसिकली द साइकिल ऑफ द वाटर which starts from the surface of earth, it goes to the atmosphere and the atmospheric water then returns to the surface of earth in the form of rainfall, okay, then it is called hydrological cycle। तीन बेसिक मैकेनिज्म्स है। पहला मैकेनिज्म हमारे पास इवेपोरेशन का है, दूसरा मैकेनिज्म प्रेसिपिटेशन का है और कंडेंसेशन का है, तीसरा मैकेनिज्म हमारे पास प्रेसिपिटेशन का है। इवेपोरेशन बेसिकली क्या होती है कि जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक वाटर गोज टू द एटमॉस्फेयर, सरफेस वाटर गोज टू द एटमॉस्फेयर, तीन तरफ से जा सकता है। इवेपोरेशन की फॉर्म में, स्टोमेटा ऑफ लीफ प्लांट्स, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन की फॉर्म में, और इवेपोट्रांसपिरेशन की फॉर्म में। इवेपोरेशन फ्रॉम द ओपन वाटर बॉडीज से उठती है, दरिया हो सकते हैं, नदी नाले हो सकते हैं, समंदर हो सकते हैं। एक्चुअल इवेपोरेशन इवेपोट्रांसपिरेशन उठती है सॉइल्स के पोर से, ठीक है। जो हमारे पास नीचे से जो एक्वाफॉर्म में वाटर बल्ब होता है, वाटर बल्ब के अप होने के बाद सॉइल्स के पोर से जो वाटर जो है वो ऊपर निकल जाता है, ठीक है ना। तो साथ वापस पड़ जाते हैं जो कि सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग। इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीफ से, और द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के वक्त नीचे से एक्वाफॉर्म से वाटर में से पानी को सक करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपने फूड मेकिंग प्रोसेस में, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वो ऊपर भेज देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये तीन मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से वाटर गोज टू द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर ये पहला प्रोसेस था, हाउ द वाटर गोज टू द एटमॉस्फेयर, हाउ द वाटर गोज टू द एटमॉस्फेयर। ये एक व्हाट हैपेंस एट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कंडेंसेशन होती है, ये क्लाउड्स फॉर्मेशन है, कौन सी मैकेनिज्म है। नीचे से हमारे पास वाटर वापस ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पर कुछ एरोसोल होता है, उस एरोसोल के इर्द गिर्द जाके पानी जो इकट्ठा शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एक क्लाउड्स बन जाता है, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। एंड देन इज प्रेसिपिटेशन, जिसके अंदर रेनफॉल होती है।
ठीक है ना, कि जिसके अंदर हमारे पास इस क्लाउड से नीचे बारिश जो है वो आना शुरू कर देती है। So these are the basic mechanisms which involves in the water cycle and the hydrological cycle। और अभी हम इसका डायग्राम बना के इसको वाइंड अप कर देंगे। This is continental surface. This is water body. This is burning sun. ये कोई प्लांट्स है यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई क्रैक्स है छोटे छोटे, ये यहाँ पे वाटर बॉडी है, ये यहाँ से हमारे पास सूरज की शुआएं यहाँ पे पहुँच रही हैं, यहाँ पर फिर हम बना देते हैं। ये भी कोई कंटिनेंटल लैंड है, यहाँ पर ये कोई दरख्त है और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पोर्स हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास वाटर जो है वो एवेपोरेट करता है और यहाँ जाके इकट्ठा शुरू हो जाता है। ये जो ओपन, ये हमारे पास ओपन वाटर बॉडी है। ये इसके नीचे हमारे पास कोई एक्वाफायर है, वाटर टेबल है। यहां से इसको कहेंगे एवेपोरेशन। ये जो स्टोमेटा ऑफ लीव्स है, ये नीचे हमारे पास, ये हमारे पास नीचे सारा वाटर टेबल है। ये इनको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद ये स्टोमेटा ऑफ लीव्स में इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाने के बाद जो बकाया पानी है वो यहाँ से एवेपोरेट कर जाता है। इसको हम कहते हैं एवेपोरेट ट्रांसपायरेशन। फिर ये कुछ क्रैक पोर्स है सरफेस के अंदर, कुछ पानी यहाँ से एवेपोरेट करता है और यहाँ से होता हुआ यहाँ पर चला जाता है। इसको हम कहते हैं एक्चुअल एवेपोरेट ट्रांसपायरेशन। यहाँ जाके ये हमारे पास क्लाउड्स बनते हैं, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद हम यहाँ से पानी नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है बारिश के फॉर्म में। इसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। इसमें से पानी का कुछ जो क्वांटिटी है वो जमीन के ऊपर ज़्यादा जाती है, कुछ जो है वो इन पोर से नीचे की तरफ प्रोपेट कर जाती है, नीचे वाटर टेबल के साथ आती है। तो इस तरह से पानी जो यहाँ से निकला था वो पानी दोबारा फिर जमीन में वापस लौट आया है। तो इस तरीके के साथ हमारा ये पूरा जो वाटर टेबल है या हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो मूव करता रहता है। अब इसको किन चीज़ों ने डिस्टर्ब किया है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने वाटर टेबल को डिस्टर्ब किया है। पहले क्लाइमेट चेंज हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुई है तो आपके पास एवेपोरेट ट्रांसपायरेशन कम हो गई है, और हमारे पास पोल्यूशन बढ़ी है तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसको बदला कर रहे हो और हमने ग्रीन फील्ड्स को ब्राउन फील्ड साइट्स के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरीके के साथ जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो हमारे पास वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है। और वाटर साइकिल की सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे पास जो वाटर की क्वांटिटी है सरफेस पर वो मेंटेन रखता है, ठीक है, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, एक्वाफायर को रिचार्ज करता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो पूरा बेल्ट है नीचे के रिजर्वायर जो है, इस सारे रिजर्वायर को कहते हैं एक्वाफायर। ये जो अल्लाह ने कुदरत ने जमीन के नीचे हमारे पास एक नेचुरल वाटर का रिजर्वायर बनाया है, जबकि इसकी जो अपर पार्ट जो है ना, जो जहाँ पे हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ को टच करता है, इसको हम कहते हैं वाटर टेबल। अब हो क्या रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पंपिंग रेट इंक्रीज कर गया है, रिचार्ज रेट कम हो रहा है, इसकी वजह से ये वाटर टेबल जो है नीचे डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आगे चला गया है। इसको कहते हैं कि द वाटर टेबल इज गोइंग डाउन डे बाय डे। ठीक है, so this was all about the water cycle, this was all about the mechanisms of rainfall, this was all about the forms of precipitation, ठीक है, this was all about the significance of rainfall। और सेकंड ऑफ द क्वेश्चन, अगर मैंने वाटर साइकिल अलग से सवाल पूछे तो फिर आपको बताना है, अगर वो अलग से ना पूछे तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वैसे सम टाइम निशान उठा जाता है वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, इसलिए मैंने इसको साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। स्कीम ऑफ द क्वेश्चन विल बी the first you will tell the what is the difference, what is the definition of rainfall, what is the definition of precipitation, what are the key differences between rainfall and precipitation,
what are the factors which control the precipitation of the mechanism of rainfall, what are the actual mechanisms of rainfall, वो बनाएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, उसके फिर आप सिग्निफिकेंस बताएंगे, फिर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, फिर केस स्टडी पाकिस्तान बताएंगे और देन आप उसके सिग्निफिकेंस बता के कंक्लूजन बता देंगे। तो वाटर साइकिल का फिर ये आपका यही है कि पहले आप बताएंगे कि वाटर साइकिल है क्या, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बेसिक मैकेनिज्म्स कौन से हैं, बेसिक प्रोसेसेस कौन से हैं, पानी सरफेस से एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, वो जमीन पर वापस किस फॉर्म में आता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके के साथ वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड द प्रेसिपिटेशन।